नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आगामी सीटेट जनवरी 2025 हेतु हमने तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास की पुस्तक से मैंने 3 चैप्टर भी पढ़ाए और उन 3 में से चैप्टर 1 का हमने प्रश्नोत्तरी भी कल कर लिया था। और जो मुख्य प्रश्न और जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें और जो कुछ संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, इनको मैंने डाले हैं चैप्टर 2 में। इसके एमसीक्यू के प्रैक्टिस कर लेते हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं। और जो नोट्स मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर के, उस नोट्स को ज़रूर आप एक बार देख लें, ठीक है। और इस क्वेश्चन के पीडीएफ को पाने के लिए या पिछली कक्षाओं के नोट्स को पाने के लिए, अभी संपूर्ण जो सिलेबस आएगा उसके नोट्स को पाने के लिए आप मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, तो उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके नोट्स मांग सकते हैं, पीडीएफ नोट्स का। चलिए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने चैप्टर 2 से कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, भीमबेटका नर्मदा घाटी के पास स्थित है। भीमबेटका बिहार में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भीमबेटका नर्मदा घाट के पास स्थित है। जी हाँ, इसका ऑप्शन 1 सही उत्तर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी था कुछ पुरास्थलों, कुछ नव पुरास्थलों के बारे में, तो जिसमें से भीमबेटका जो है ये पुरास्थल है, ठीक है। और यह आपको यहीं पर ही गुफाएं व कंदराएं मिली थी। मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों को याद रखना है। तो इसका उत्तर ए जो है वो ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ लिखा भी है। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान से राख के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, भीमबेटका से, कनेरी गुफा से, कुरनूल की गुफा से और उपर्युक्त सभी। तो प्राचीन काल में जो दोस्तों हमको जो राख के अवशेष मिले हैं वो मिला है आंध्र प्रदेश में। एक पुरा स्थल था, हमने आपको बताया भी था कि ये पुरा स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये है कुरनूल की गुफा, ठीक है। कुरनूल की गुफा से ही हमको राख के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है। ये लिखा भी है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। यहाँ कहता है कि मानव इतिहास की लगभग कहानी किस काल में घटित हुई है। दोस्तों ये मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन किया था, मैंने बताया भी था कि 3 काल हैं, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ठीक है। जहाँ नवपाषाण काल को भी जो है प्राक, मध्य और उत्तर 3 में बांट दिया गया है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो घटनाएं घटित हुई हैं वो हुई हैं आपके पुरापाषाण काल में। किस में हुई है? पुरापाषाण काल, जो 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक का इसका समय माना जाता है। और 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो है आपका मध्यपाषाण काल का समय माना जाता है। और 10,000 से आपका नवपाषाण काल का समय माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका पुरापाषाण, यानी ऑप्शन ख, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है। देखिए अभी पीछे ही बताएं। इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। अभी पीछे ही मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन संख्या ग जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लगता है एक प्रश्न मिस हुआ है, कोई बात नहीं। निम्न में से किस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुआ। उस दिन ये बात जब मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको चैप्टर 2 समझा रहा था तो मैंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि सीटेट इस प्रश्न को पूछ चुका है, 3-4 बार पूछ चुका है। तो दोस्तों पर्यावरणीय बदलाव जो हुआ वो हुआ मध्यपाषाण काल में। कब हुआ? मध्यपाषाण काल में। जी हाँ, 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व की अवधि। मैंने कहा था इसी वर्ष में मध्यपाषाण काल में ही जो है घास वगैरह उगने लग गए, नदियों में पानी भरने लग गई, और जो है हिरण, सूअर और बकरी इत्यादि जैसे जो जानवर थे उनका विकास हुआ। इससे पशुपालन और मछली पकड़ना इत्यादि कार्य भी जो है बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों। और यह प्रश्न कहता है कि मध्यपाषाण काल में औजार को क्या कहते हैं। जी मैंने ये भी आपसे बताया था मध्यपाषाण के लिए। इसको दोस्तों कहते हैं हम ऑप्शन ग, यानी कि माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ हम मध्यपाषाण काल को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मृतक के साथ कब्र में बकरी का साक्ष्य किस पुरास्थल से मिला है। जी हाँ, इतिहास में जब हम इसकी बात करते हैं तो वहां पर जब हमने पढ़ा था मेहरगढ़ के बारे में, तो मैंने आप ये पंक्ति भी मैंने मेहरगढ़ के विषय में अपने नोट्स में डाला है। तभी मैं कहता हूं कि जिसने मेरे नोट्स को पढ़ लिया दोस्तों उसके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे।
तो मेहरगढ़ जो है यहाँ एक प्रकार की मान्यता थी कि जो आदमी मर जाता है वो मरने के बाद जो है वो जीवित रहता है, उसका जीवन रहता है, ऐसा वहाँ के लोग मानते थे। इसलिए वो मृतक के साथ कब्र में जो है कुछ वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, बकरी इत्यादि डाल दिया करते थे। तो पुरातत्वविदों को जो है मेहरगढ़ में कब्र से एक बकरी का साक्ष्य मिला था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका घ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है शैल चित्रकला किस पुरास्थल पर मिला है? जी हाँ, शैल चित्रकला जो कि पत्थरों की दीवारों पर चित्रकारी, मैंने कहा था सजीव जानवरों का चित्रण किया गया था, ये बात भी नोट्स में आप देखिएगा ध्यान से। तो ये मिला था आपका मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में शैल चित्रकला, जहां पर सजीव जानवरों का चित्रण जो है दीवार पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है कि किस पुरास्थल से गुफाएं व कंदराएं मिली हैं? सबसे पहले प्रश्न में जो बात थी उसी बात को घुमा करके पूछ दिया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम का पुरास्थल है जहां से गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। तो दूसरा चैप्टर इसी पर निर्भर है कि कौन से पुरास्थल से क्या क्या मिला है। आपको इस बात से आइडिया लग गया होगा कि किस पुरास्थल से क्या क्या मिला है, यही मुख्य है इस पाठ में। तो आप इस पाठ को इसी दृष्टि से पढ़ें कि किस पुरास्थल पे क्या मिला है, कौन से पुरास्थल है, कौन सा नवपाषाण स्थल है। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर में यही मुख्य था और ये सारी बातें मेरे नोट्स में सम्मिलित की गई हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों कल मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।